सीएनबीसी आवाज की फाइनेंशियल लिटरेसी की मुहिम पहला कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। पहला कदम में इन दिनों हम बात कर रहे हैं इक्विटी यानी शेयर बाजार में निवेश की, और उम्मीद करते हैं कि हमारे पिछले एपिसोड्स में आपके तमाम सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल उठ रहे हैं तो आप हमें सवाल भेज सकते हैं हमारी वेबसाइट pehlakadam.in पर। आप चाहें तो फेसबुक के पेज पर भी अपना सवाल हमें लिखकर भेज सकते हैं या SMS के जरिए भी अपना संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आज के एपिसोड में भी इक्विटी निवेश को लेकर ही हम बात करेंगे, और एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, आज हम बात करेंगे FPO की। पिछले एपिसोड में हमने IPO के बारे में काफी चर्चा की और तमाम बारीकियां समझाई निवेशकों को, लेकिन जब FPO आता है, एक तो FPO का मतलब क्या है, ये क्यों लाया जाता है? जो लोग क्रिकेट के शौकीन हैं वो जानते हैं फॉलो ऑन का मतलब क्या होता है। यानी कि अगर आप दूसरी इनिंग फिर से खेलें उसे फॉलो ऑन कहा जाता है। तो FPO का फुल फॉर्म यही है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर या पब्लिक इशू वो है जो कंपनी पहली बार लाती है और अपने शेयर्स को लिस्ट कराती है, जो हमने पिछले एपिसोड्स में डिस्कस किया। अब वही कंपनी दूसरी बार इशू लेकर आए, उसे कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अब दूसरी बार इशू लाने के कई और तरीके भी हो सकते हैं, राइट्स इशू वगैरह, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर पर फोकस करें तो इसका मतलब यह है कि कंपनी एक बार इशू ला चुकी है और दूसरी बार कंपनी शेयर बेचना चाहती है। जनरली ये शेयर्स प्रमोटर्स के द्वारा बेचे जाते हैं, या फिर ये भी हो सकता है नए शेयर्स इशू किए जाए। लेकिन फर्क यही है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में और राइट्स इशू में। राइट्स इशू जो ऑफर किया जाता है वो सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए। यानी कि कहते हैं ना कि आपको एक राइट है। तो अगर आपके पास किसी कंपनी का पहले से शेयर है और वो कंपनी राइट्स इशू लाती है तो उन्हीं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले एक ऑप्शन देती है कि आप चाहें तो इस इशू में पैसा लगा सकते हैं। और जनरली राइट्स इशू कम दाम पर लाया जाता है और एक फिक्स प्रोपोर्शन में लाया जाता है। इसीलिए राइट्स इशू और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर का अंतर समझना जरूरी है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर सबके लिए, आप पहले से शेयर होल्डर हैं या नहीं, सिर्फ कंपनी पहले से लिस्टेड होनी चाहिए। तो पहले से कंपनी लिस्टेड है, वो अपना एक और इशू लेकर आ रही, चाहे तो कंपनी नए शेयर इशू करेगी और चाहे तो कंपनी के प्रमोटर्स ही अपनी हिस्सेदारी कम करने के लिए फॉलो ऑन पब्लिक इशू में शेयर बेचेंगे। तो ऐसे में निवेशक के लिहाज से मुझे क्या क्या देखना चाहिए? देखिए, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में होता क्या है, कंपनी अपना इरादा जाहिर करती है। जनरली आजकल फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर पॉपुलर कैसे है वो समझना चाहिए। जैसे हम पिछले एपिसोड्स में बात कर रहे थे कि सेबी क्या कहती है, प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग माफ कीजिएगा 75% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब कई सारी कंपनियां ऐसी है जिनमें एक तो सरकारी कंपनियां और कई सारी प्राइवेट कंपनियां जैसे विप्रो जैसी बड़ी दिग्गज कंपनियां जहां प्रमोटर्स की होल्डिंग 90% तक थी। अब सेबी ये कहती है कि आप अपनी शेयर होल्डिंग को कम कीजिए। शेयर होल्डिंग कम करने का फिर तरीका क्या है, प्रमोटर्स कहेंगे कि हम अपने शेयर्स बेचेंगे मार्केट में, जो खरीदना चाहें खरीद ले। तो उसके लिए फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाए जाते हैं, जिसे हम पॉपुलरली कहते हैं FPO शॉर्ट फॉर्म में, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में सबसे अहम बात क्या है? सबसे अहम बात है प्राइस की, और वो इसलिए कि जो शेयर पहले से लिस्टेड है उसी का FPO आ रहा है। अब पहले से लिस्टेड है तो किसी न किसी प्राइस पर ट्रेड हो रहा है। अब फर्ज करें कोई शेयर 300 रुपए में ट्रेड हो रहा है, ठीक है, और हम ये कहें आपको कि इसका FPO आने वाला है, आप FPO में खरीदेंगी क्या? तो FPO में खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए? आप ये कहेंगे कि अगर मुझे 300 से सस्ता मिलेगा तो लूंगी। बिल्कुल, 300 का भाव है, आप 300 के ऊपर लाओगे तो मैं क्यों लूं? मार्केट में मिल रहा है, यहीं से ले लूं। या 300 पर भी लाएंगे तो मेरे लिए क्या फायदा, जब लेना होगा तब सोचा जाएगा। तो जनरली फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में प्राइसिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। किस प्राइस पर इसे लाया जाता है? तो प्राइस मार्केट प्राइस से डिस्काउंट पर होनी चाहिए। अब वो डिसाइड कैसे होती है प्राइसिंग? प्राइस तो देखिए कंपनी को ही डिसाइड करनी, जो IPO में होता है मर्चेंट बैंकर्स और कंपनी मिलकर डिसाइड करती है। वही फॉर्मूला यहाँ भी है, वहां पर भी कंपनी को और मर्चेंट बैंकर्स को मिलकर डिसाइड करना है कि किस प्राइस पर इशू लाना है। लेकिन फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में आपने एक बात सुनी होगी कविता की, कई बार रिटेल इन्वेस्टर्स को डिस्काउंट दिया जाता है और जनरली फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में ज्यादा दिया जाता है। IPO में डिस्काउंट मिले न मिले, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर और जो सरकारी कंपनियों के FPO आ रहे हैं उसमें तो डिस्काउंट दिया ही जाता है। उसकी वजह क्या है, जब आपको पता है कि किसी शेयर का दाम 300 चल रहा है, आप 290 रुपए में FPO लाएं तो 10 रुपए का जो क्वेश्चन है वो बहुत छोटा है। तो सरकार क्या करती है, अपनी हिस्सेदारी बेची, ठीक है थोड़ा कम पैसा मिलेगा चलेगा, या कोई कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेची तो वो ये कहते हैं कि हम
5% डिस्काउंट पर देंगे। तो अब रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्वेश्चन हो जाता है कि चलिए ठीक है, इशू बंद होगा, उसके बाद शेयर गिर भी गया तो भी गिर के कितना गिर जाएगा, 10 रुपए डिस्काउंट पर आ रहा है, 20-25 रुपए और डिस्काउंट, तो 30-35 रुपए की हमारी क्वेश्चन बन गई। और अगर नहीं गिरा तो जैसे हम शेयर आएगा 10-15 रुपए के प्रॉफिट पर बेच भी सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज होती है एफपीओ में। तो प्राइसिंग सबसे बड़ा इशू इसमें। ओके, तो यानी नए निवेशक ही नहीं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स भी एफपीओ में कोई भी लगा सकते हैं, कोई भी जिनके पास शेयर है नहीं है, लेकिन जिनके पास पहले से शेयर हैं, समझिए किसी कंपनी का एफपीओ आ रहा है और अगर आपके पास पहले से शेयर है तो आपको थोड़ा सावधान होना चाहिए। क्यों सावधान? इसलिए होना चाहिए कि जनरली सामान्य तौर पर जिस कंपनी का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आना होता है उसके शेयर के दाम पहले गिरते हैं। राइट, ठीक है। और गिरने का फॉर्मूला सिंपल है, जैसा हम कह रहे हैं कि जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाएगा उसे मार्केट प्राइस से नीचे में शेयर देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो फिर कोई लेगा नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे में अगर आपके पास पहले से शेयर हैं, आपको थोड़ी सी भी आइडिया लगे कि इस कंपनी का आने वाला है, तो आप पहले शेयर बेच दीजिए। ओके, आपने शेयर क्यों रखा है? क्योंकि आपको पसंद है, आपको लगता है भाव ऊपर जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जब एफपीओ आएगा तो शेयर नीचे जाएगा। तो आइडिया लगे कि मर्चेंट बैंकर्स अपॉइंट हो रहे हैं या कंपनी का इरादा है एफपीओ लाने का, एक बार बेच दीजिए। जब इश्यू आता है तब आप नीचे के प्राइस में वापस शेयर खरीद लीजिए। राइट, या डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट में रिटेल कोटा में डाल दीजिए। तो आपके लिए क्या होगा, एक तो नीचे का जाने का जो खतरा है वो खत्म हो जाएगा और आपको सस्ता मिलने की संभावना। और अच्छा, एक और बात बताऊं आपको, जनरली कई बार आपने सुना ना आईपीओ में कि ये 40 गुना बढ़ गया, ये 50 ये 70 गुना बढ़ गया। एफपीओ में ऐसा नहीं होता। ओके, एफपीओ में मुश्किल से 2-4 टाइम भर जाए तो बहुत बड़ी बात है। कई सारे एफपीओ तो ऐसे कि एक टाइम बड़ी मुश्किल से भरते हैं। उसका रीजन क्या है? शेयर लिस्टेड है ना, ऑलरेडी मिल रहा है, उस भाव के आसपास मिल रहा है, जिसको खरीदना वो वहां से मार्केट से खरीद ही सकता है। इसलिए फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ज्यादा भरते नहीं। इसलिए एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला ये कविता, आपके पास फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर वाला शेयर है, ये चांस जरूर लेना चाहिए। ओके, बेच दीजिए। टैक्स की कैलकुलेशन गिन लेनी चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स मिल रहा है नहीं मिल रहा है आपकी टैक्स के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने बेच दिया, पैसा तो बना लिया, पता चला उतने पैसे टैक्स में ही चले गए। तो टैक्स की कैलकुलेशन कर लें और वो अगर फिट बैठती है, बेच दें शेयर को। और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में डिस्काउंट मिल रहा है तो और भी बढ़िया बात है, आपका शेयर आपको वापस सस्ते में मिल जाएगा। ये ट्रेड काफी लोग करते हैं। ये तो एक आम इन्वेस्टर की बात होगी, लेकिन कई सारे एफपीओ ऐसे आते हैं जिनमें लोग वायदा कारोबार में बड़ा ट्रेड करते हैं। ये थोड़ा सा स्किल ट्रेडर, जिनको हम हिंदी में कहें चतुर ट्रेडर जो होते हैं, उनके काम की चीज है। कैसे? समझिए ओएनजीसी, ये सरकारी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, वायदा कारोबार में है। तो जिन लोगों को ये अंदाजा लगता है कि ओएनजीसी का एफपीओ आने वाला है, वो क्या करते हैं, न सिर्फ छोटे इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर्स भी, एफआईज भी, फंड्स भी, वो वायदा कारोबार में शेयर को बेच देते हैं। ओके, ठीक है। उन्हें पता है कि कुछ न कुछ तो डिस्काउंट पे देना होगा, मार्केट प्राइस से नीचे आएगा। भले ही बड़े इन्वेस्टर्स को डिस्काउंट ना हो, लेकिन मार्केट प्राइस से तो नीचे देना ही पड़ेगा। अच्छा, हार्डली आज तक कभी ऐसा मैंने एक आध केस छोड़ दे, उसके अलावा देखा नहीं कि मार्केट प्राइस से ऊपर के भाव में एफपीओ आए। लोग लेंगे ही नहीं ना, वही ले लेंगे। तो ऐसे में उन्होंने पहले फ्यूचर्स में बेच दिया, या तो आप अप्लाई कर लीजिए ताकि आपके लिए एक आर्बिट्राज हो गया। आपने जिस प्राइस में बेचा उस प्राइस में आपको शेयर मिल गए, जब शेयर आ जाए तब आप रिवर्स कर लीजिए। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये कि जब आपने पहले बेच दिया और जब एफपीओ का ऐलान हुआ प्राइस नीचे की, तब आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को काट लें, तब भी पैसा बन सकता है। तो वायदा कारोबार के ट्रेडर्स उस लिहाज से भी टाइमिंग देखकर स्मार्ट ट्रेड करते हैं। ये बड़ा स्मार्ट मौके पे चौका बोलेंगे शायद। बिल्कुल मौके पे चौका। ये उन लोगों का काम है जो लगातार मार्केट पर नजर रखते हैं। अच्छा, और ये मौके हम सीएनबीसी आवाज पर रोज बताते हैं। जब भी एफपीओ आ रहे हैं, हम पूरा विश्लेषण करके कहते हैं कि किस तरह से वायदा कारोबार में पोजीशन बन रही है, मंदी करके आप कैसे बना सकते हैं पैसा। ये ट्रेडर्स के लिए है, और बाकी इन्वेस्टर्स के लिए तो ये सिंपल है, पहले बेच दें फिर खरीद ले। लेकिन एफपीओ में थोड़ा सा ये ध्यान रखने की जरूरत। अच्छा, दूसरी एक और बात ये भी है कि कई बार एफपीओ में पैसा बनाना उतना आसान नहीं है जितना आईपीओ में। बिल्कुल। क्यों? एफपीओ के बाद क्या होता है कि इक्विटी बढ़ जाती है पब्लिक में। भले नए शेयर इशू हो तब तो बढ़नी है, नए शेयर इशू ना भी हो, समझो प्रमोटर ही बेच रहे हैं, फिर भी फ्लोटिंग स्टॉक। अदरवाइज प्रमोटर के पास पहले ज्यादा शेयर थे, प्रमोटर जनरली बेचते नहीं है, तो वो शेयर अगर बढ़ जाते हैं
तो उसके बाद में एफपीओ आने के बाद शेयर के लिए ऊपर जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो थोड़ा टाइम तक वो शेयर ना अटका रहेगा, नीचे ही रहेगा। तो इसलिए एफपीओ वाले शेयरों में थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। पर अमूमन किस तरह की कंपनियों के एफपीओ अगर आते हैं तो हमें उनमें पैसे लगाने चाहिए? कोई कंपनी की भी तो हमें फंडामेंटल्स देखने होंगे। बिल्कुल। कंपनी के फंडामेंटल्स जनरली, क्योंकि एफपीओ उन कंपनियों के आ रहे हैं जो पहले से लिस्टेड है, तो आपको उसके बारे में सब पता है। जनरल रिसर्च की हुई होती है। और एफपीओ क्यों लाया जा रहा है वो भी पता होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसमें बड़े झटके लग जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, कोल इंडिया अब सरकारी कंपनी है, निफ्टी की कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, बढ़िया कंपनी है। 440-450 रुपए के आसपास एफपीओ आया था। ठीक है, एफपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लोगों को लगा कि बढ़िया स्टोरी है, इतने बड़े कोल रिजर्व्स हैं, डिमांड बहुत है कोयले की, हिंदुस्तान में पावर का जनरेशन बहुत बढ़ने वाला, तो कोयला तो लगी गई। ये सब करके एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला, एफपीओ भर गया, लोगों ने पैसा भी बना लिया, शेयर भी मिले। अब जिन लोगों ने शेयर लेकर रख लिए उनके लिए एक मुसीबत हो गई। कैसे? कि थोड़े समय बाद सरकार ने कहा हम 10% हिस्सेदारी और बेचेंगे एफपीओ में। तो अब बड़े इन्वेस्टर क्या सोचते हैं, अरे ये तो अच्छा रेस्पॉन्स मिल गया, तो आप बार बार बेचना शुरू कर देंगे। तो वो स्टॉक 450 से 300 रुपए हो गया, 300 से भी नीचे हो गया, 300 से भी नीचे, 250 रुपए के आसपास आ गया। तो कभी कभी आपको झटके भी बड़े लग जाते हैं। तो एफपीओ में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स ये उनको फंडामेंटल प्राइसिंग ये तो सब अपनी जगह है, लेकिन डिमांड सप्लाई का ध्यान में रखना है कि शेयर की सप्लाई कितनी बढ़ने वाली है। पहले अगर 25% ही फ्लोटिंग स्टॉक था, 25% ही लोग बेचने आ सकते थे, तो अब 40 हो जाएगा तो क्या होगा? तो ये थोड़ा स्मार्ट लोगों का काम है। तो एफपीओ में बेहतर तो क्या है, एक आम निवेशक के लिए हम जो राय देते हैं, जिस कंपनी में फंडामेंटल्स ठीक दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, जनरली सरकारी कंपनी में वो दिक्कत नहीं होती, फंडामेंटल्स ठीक होते हैं। अब एफपीओ आने के पहले ही शेयर गिर गया, राइट। एफपीओ में और मार्केट प्राइस से डिस्काउंट पे आया, फिर उसके ऊपर रिटेल को और डिस्काउंट दिया, तो फिर जिस प्राइस पर आप खरीद रहे हैं ना, वो बड़ी कंफर्टेबल प्राइस है। ओके, खरीद लीजिए। शेयर आया, 5, 7, 10, 15% मिला, प्रॉफिट बुक करिए, इंतजार कीजिए। ये सबसे बढ़िया तरीका है एफपीओ में पैसा बनाने का। तो फिर उसमें ज्यादा लालच नहीं करना है। 10% बन गया, 15% बन गया, 5% बन गया, 7-8 दिन का निवेश है, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? बिल्कुल। तो ये एक अच्छा तरीका है एफपीओ में पैसे बनाने का। लेकिन चलिए, यहाँ पर और भी कई सारी चीजें जिनमें बात करनी चाहिए। एफपीओ की बारीकियां तो हमने समझ ली है, लेकिन एएसबीए क्या होता है ये समझेंगे हम ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका पहला कदम में एक बार फिर से, और अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एएसबीए के बारे में। अनिल जी, हमने ये टर्म आजकल बहुत ज्यादा सुनी है, आईपीओ में पैसे लगाने का ये एक नया तरीका है। क्या है एएसबीए? जैसा नाम से समझ में आता है, एप्लीकेशन सिक्योर्ड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। एप्लीकेशन होनी चाहिए, अमाउंट होना चाहिए, वो ब्लॉक होना चाहिए, जिससे कि आपकी एप्लीकेशन सिक्योर हो जाए। ये चारों शब्दों का मतलब निकाल कर जोड़ लें, समझ में आ जाएगा। एप्लीकेशन कौन करेगा? एक इन्वेस्टर किसी भी पब्लिक इश्यू में, राइट। अमाउंट किसके पास जाना है? कंपनी के पास। जाएगा किसके जरिए? बैंक के जरिए, राइट। तो इन्वेस्टर ने एप्लीकेशन लगाई, कंपनी को अमाउंट जाना है, बैंक के जरिए जाना है, और बैंक को वो अमाउंट सिक्योर करके ब्लॉक कर देना है। ये एएसबीए। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊं। पहले आईपीओ में क्या होता था? फॉर्म आता था, आप आईपीओ का फॉर्म भरिए, सारी डिटेल्स भरिए, साथ में एक चेक लगाइए, ठीक है। वो चेक जाता था बैंक में, वो आपको अपनी एप्लीकेशन चेक के साथ किसी ब्रोकर को या बैंक को देनी होती है। अल्टीमेटली बैंक में जाता है, चेक क्लियरिंग में जाता है, चेक पास होता है, कंपनी के रजिस्ट्रार के पास सारी डिटेल्स जाती है, मैच किया जाता है, चेक पास हो गया, एप्लीकेशन ओके, सारी वैलिड है, उसके बाद शेयर के अलॉटमेंट होते थे, राइट। अब इसमें प्रोसेस लंबी, कौन से चेक पास हो गए, कौन से नहीं हुए, बैंक से स्टेटमेंट आ रहे हैं, चेक लिखने में कुछ गड़बड़, 50 झंझट होते थे, प्रोसेस लंबी। और इसी चक्कर में एक्चुअली आईपीओ को लिस्ट होने में 1-1 महीने जो लगते थे ना, 3-3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, वो इसी वजह से होते थे। तो सेबी ने ये बहुत बेहतरीन काम किया है कि अब आप एएसबी के जरिए एप्लीकेशन लगाइए, आपको कुछ नहीं करना, कोई चेक नहीं लगाना है एप्लीकेशन के साथ। सिंपल, आपको क्या करना है, जितने पैसे की आपको एप्लीकेशन लगानी है, रिटेल इन्वेस्टर हैं, जैसे
आप रिटेल इन्वेस्टर के तौर पर मैक्सिमम 2 लाख की लगा सकते हैं, चाहे वो रिटेल हो चाहे HNI इन्वेस्टर। आपको कोई भी अमाउंट की एप्लीकेशन लगानी हो, आपको क्या करना है, आपको बैंक को एक इंस्ट्रक्शन देना है, ये मेरा अमाउंट है जितने की मैं एप्लीकेशन लगा रही हूं, ये आप मेरे बैंक अकाउंट में ब्लॉक कर दीजिए। ओके। अब होगा क्या कविता, वो पैसा आप ही के अकाउंट में रहेगा पर वो ब्लॉक हो जाएगा। वो ब्लॉक हो जाएगा, उसका इस्तेमाल आप दूसरे काम के लिए नहीं कर सकते जब तक कि इस इश्यू का सेटलमेंट ना हो जाए। ओके। तो ये एक सिंपल तरीका है। तो अमाउंट ब्लॉक हो गया, अब आपके अकाउंट से वो पैसा कब और कितना जाएगा, ये समझना जरूरी है। ओके। कितना जाएगा, उतना ही पैसा जाएगा जितने अमाउंट को आपको शेयर मिल रहे हैं, क्योंकि आप हम बात मतलब ब्लॉक होने के बावजूद भी जितने शेयर मिलेंगे उतना ही अमाउंट जाएगा, पूरा अमाउंट ब्लॉक किया हुआ नहीं जाएगा। यही खास बात है। ओके। क्योंकि क्या होता है, हम कहते हैं ना कई बार कि इश्यू 100 गुना भर गया, 50 गुना भर गया, 40 गुना भर गया। अब आपने जितने अमाउंट की एप्लीकेशन लगाई उतना तो अलॉटमेंट मिलेगा नहीं, और हो सकता ना भी मिले, और मिले तो कम मिले। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला, आपको कुछ भी ऐसा निकलेगा नहीं अकाउंट से। ओके, फिर तो अच्छा है। और जितना अलॉटमेंट मिला होगा क्या, कंपनी या रजिस्ट्रार इन्फॉर्म करेगी बैंक को कि कविता जी ने एप्लीकेशन तो 2 लाख की लगाई, लेकिन हम अलॉटमेंट सिर्फ 15,000 रुपए का दे रहे हैं। ओके। तो आपके अकाउंट में से 15,000 निकल के कंपनी को ट्रांसफर हो जाएगा, बाकी 1,85,000 अनब्लॉक हो जाएंगे, उसका आप नेक्स्ट डे से फिर इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छा। तो आप देखिए कितनी बड़ी सुविधा है। चेक नहीं लगाना है, चेक क्लियर होने का झंझट नहीं। आपने एप्लीकेशन ज्यादा अमाउंट की लगाई, अलॉटमेंट कम अमाउंट का आया, तो रिफंड का इंतजार करते हैं, और वो कब पोस्ट से रिफंड आएगा, आप चेक जाएंगे, बैंक में डिपॉजिट कराएंगे, चेक क्लियर होगा, इतने झंझट, रिफंड का झंझट ही खत्म। सीधा जितना आपका अमाउंट जाना है उतना ही जाएगा, बाकी आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट पूरा रिलीज हो जाएगा। एक और खूबसूरत बात इन्वेस्टर के लिए जो फायदे की, आपको जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है ब्लॉक होकर, उस पर आपको ब्याज मिलता रहेगा। ओके। मतलब अगर आपके सेविंग बैंक में 4%, 5%, 6% जो आपका बैंक देता हो, वो ब्याज आपको मिलता रहेगा, क्योंकि पैसा आपके अकाउंट में पड़ा है। पहले क्या होता था, ये फंड ट्रांसफर हो जाता था, कंपनी वाले आराम से उस पर ब्याज कमाते थे, महीना 1.5 महीने में रिफंड आते थे, तो उनके लिए ब्याज की कमाई चल रही है। ये सब खत्म हो गया। अब वो पैसा इन्वेस्टर का है, इन्वेस्टर के अकाउंट में रहेगा, उतना ही निकलेगा जितना आपको अलॉटमेंट मिल रहा है। जब तक आपके अकाउंट में ब्लॉक्ड है उस पर भी ब्याज मिलेगा, तो ये बड़ा फायदा है। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये समझाइए कि क्या सभी बैंक ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा, अगर मुझे ASBA से IPO में निवेश करना है तो इसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन मुझे करनी होगी? डॉक्यूमेंटेशन की कोई जरूरत है नहीं, खाली आपको ये पता करना है कि आपका बैंक वो फैसिलिटी दे रहा है या नहीं दे रहा है। जनरली आजकल लगभग धीरे धीरे सारे बैंक्स ये फैसिलिटी देंगे, और खासतौर से प्राइवेट बैंक्स तो सब दे रहे हैं, लेकिन इसमें एक दिक्कत थोड़ी थोड़ी आ रही है। जो आपने कहा ना कि क्या सारे बैंक दे रहे हैं, सारे बैंक नहीं दे रहे हैं। और खास तौर से कुछ सरकारी बैंक, कुछ छोटी जगह में कोऑपरेटिव बैंक्स, वहां पर ASBA की फैसिलिटी नहीं है। बिल्कुल, अगर कोई दूर दराज रहता हो, गांव में रहता हो, तब ASBA के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये कि उस बैंक में और उस ब्रांच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर की फैसिलिटी होना जरूरी है। वो नहीं होगी तो आप ASBA करेंगे कैसे? एग्जैक्टली, है ना। और एक और दिक्कत जो है कविता, वो ये कि कई सारे ऐसे बैंक्स हैं जो फैसिलिटी तो देते हैं, लेकिन उनकी हर एक ब्रांच में ये फैसिलिटी नहीं है। लेकिन अगर ASB अनिवार्य करा दिया गया है, जरूरी करा दिया गया है, तब क्यों नहीं सर्विसेज में? ये आपका पॉइंट वैलिड है, लेकिन अभी तक यही है, क्योंकि सेबी ने तो तैयार कर लिया है मार्केट को, इन्वेस्टर्स को, लेकिन बैंक्स अब धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अब दिक्कत क्या है, अब समझिए ICICI बैंक है, हजारों ब्रांचेस है, SBI हजारों ब्रांचेस है, तो अब वो धीरे धीरे अपनी ब्रांचेस को इसके लिए तैयार कर रहे हैं, पूरा नेटवर्क बन रहा है। तो अभी क्या दिक्कत है, हर ब्रांच में ASBA नहीं होता। तो फिर आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका अमाउंट, आपकी एप्लीकेशन उस बैंक से जाए, उस ब्रांच से जाए जहां ASBA है। तो वो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। काफी रिटेल इन्वेस्टर्स हमें कहा भी है, जो छोटी जगहों में है या बड़ी जगहों में भी है, तो सारे ब्रांचेस में नहीं है, तो वो कहते हैं कि हमें मुश्किल आ रही है, हम कई बार इस वजह से पैसा नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन ये शुरुआती टीडिंग प्रॉब्लम होती है, कोई भी आप नया बदलाव करें तो। लेकिन अब चूंकि फ्यूचर तो ASBA का है। हाँ, तो काफी निवेशक के लिहाज से अगर मैं समझूं तो ये काफी सिक्योर्ड है, काफी फास्ट है, लेकिन कंपनी के लिहाज से ये फायदेमंद कैसे होगा? कंपनी के लिहाज से कैसे फायदेमंद, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कंपनी के लिए सबसे बड़ी बात तो ये कि झंझट खत्म।
कैसे? पहले आप इन्वेस्टर्स के चेक लो, चेक को बैंक में डालो, फिर देखो वो चेक पास हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो उसका रिकंसिलेशन करो, फिर उसको प्रोसेस करो, फिर देखो कि इसको कितना अलॉटमेंट देना है, फिर अलॉटमेंट के बाद उसको रिफंड भेजो, रिफंड नहीं आया तो फॉलो अप। ये सारी जो इतनी सारी काम करने की जो जरूरत थी कंपनी को, वो सब खत्म हो गई। अब सिंपल है, पैसा अगर आपके पास होगा तो ये आप एप्लीकेशन कर पाएंगे, क्योंकि बैंक ने पैसा ब्लॉक कर दिया। तो जो भी एप्लीकेशन आई उसमें कंपनी को गारंटी है कि पैसा मिलेगा, क्योंकि इस एप्लीकेशन के पीछे उस इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में पैसा है और वो पैसा बैंक ने ब्लॉक करके रखा है। तो कंपनी भी एकदम अश्योर होगी। दूसरी बात, पहले क्या होता था, जब तक अलॉटमेंट ना कर दें, और अलॉटमेंट करने की प्रोसेस में महीना 1.5 महीना लगता था, तब तक कंपनी उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकती, है ना। आपको पैसे के सामने शेयर तो देने पड़ेंगे ना, उसके बाद ही आप पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक वो पैसा आपको ऐसे ही एस्क्रो अकाउंट में रखना होता था। अब ये जब प्रोसेस ही कम हो गई, 5 दिनों की रह गई, तो 5 दिनों की प्रोसेस में आप 5 दिनों के बाद पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंपनी के लिए झंझट खत्म, इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा फायदा, ज्यादा फायदा इन्वेस्टर को है। ये रिफंड का चक्कर नहीं, उतना ही पैसा निकलेगा जितने की आपको अलॉटमेंट मिल रही है ना। और जो पैसा आपने ब्लॉक किया वो आपको ब्याज भी दे रहा है, और सबसे बढ़िया सेफ है। तो ये सारे फायदे हैं, इस वजह से सेबी ने एसबीए को कंपलसरी किया है। तो अब अगर आपको पब्लिक इश्यू में पैसा लगाना है तो सबसे पहला काम तो आप ये करिए, आपका जिस बैंक में अकाउंट है, जिस ब्रांच में अकाउंट है, वहां जाकर पूछिए कि भाई, भले आज इशू नहीं आ रहा है, पहले से तैयारी करिए, क्योंकि जब आएगा, आजकल इशू भी क्या है, 3 दिन मुश्किल से खुलते हैं, है ना। तो फटाफट बंद हो जाते हैं, तब आप पूछने जाएंगे, करेंगे। पहले से पता करके रखिए, मेरे अकाउंट से क्या मैं एसबीए में एप्लीकेशन लगा सकता हूं। अगर आपका बैंक कहता नहीं तो कब तक हो पाएगा, और फिर भी लगता है नहीं हो पाएगा, तो फिर आपको कोई ऐसे बैंक में, ऐसी ब्रांच में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जहां एसबीए से आप एप्लीकेशन इजीली कर सके। एक और बात, हर इशू में बैंकर्स अलग होते हैं, राइट। बैंकर्स टू द इशू, वो कहते हैं ना कि इस इशू को कौन कौन बैंक संभाल रहे हैं। तो किसी में आईसीआईसीआई होगा, तो किसी में कोटक होगा, तो किसी में एसबीआई होगा, तो किसी में कुछ और होगा। तो आप जिस इशू में पैसा लगाना चाहते हो उसमें थोड़ा वो देखिएगा। और प्लस उन बैंक्स का अगर दूसरे बैंक्स के साथ टाई अप है, हो सकता है एसबीआई हो, लेकिन एसबीआई का आईसीआईसीआई बैंक के साथ टाई अप है, वो उनकी ब्रांचेस में एसबीआई से एप्लीकेशन ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा समझना जरूरी है। थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन दिक्कतें कम है, सुविधा ज्यादा है। तो एसबीआई को अच्छी तरह से समझ लीजिए, फ्यूचर यही है। और थोड़े टाइम बाद हर बैंक, हर ब्रांच आपको एसबीआई की फैसिलिटी देगी। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में आगे बढ़ेंगे तो झंझट खत्म हो जाएंगे, आराम से पैसे लगेंगे, रिफंड का झंझट खत्म, फास्ट पैसा, फास्ट आना, फास्ट जाना, लिस्टिंग फटाफट होना, ये सारे फायदे मिलेंगे। तो तुरंत पता लगाइए कि आपके बैंक में भी क्या एसबीआई की फैसिलिटी या सर्विस अवेलेबल है या नहीं। और इसी तरह कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लेंगे दर्शकों के सवाल। बने रहें। सफर में हमारे साथ तमाम दर्शक जुड़ते जा रहे हैं और अब शुरुआत करते हैं उनके सवालों के साथ। पहला सवाल जबलपुर से अनिरुद्ध कुमार पूछना चाह रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि प्री ओपनिंग या पोस्ट क्लोजिंग सेशन में क्या आम निवेशक शेयर खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। पिछले आई थिंक 2 या 3 एपिसोड पहले हमने इस पे चर्चा भी की थी। और अनिरुद्ध कुमार को आप ये बताएं कि किस सेशन में ये शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। कविता, प्री ओपनिंग और पोस्ट क्लोजिंग सेशन आम निवेशक के लिए है। बिल्कुल। तो ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं, खरीद बेच कर सकते हैं, ये बहुत क्लियर है। कब और कैसे ये बता दूं। मार्केट की शुरुआत होती है 9:15 बजे, बंद होता है 3:30 बजे। राइट। अब पहले 15 मिनट में प्री ओपनिंग सेशन होता है, लेकिन वो होता है 9 से 9:15 के बीच में, 9 से 9:15। 9 बजे से लेकर 9:06-7 तक आप ऑर्डर डालिए। जो भी आपको खरीदना है या बेचने का ऑर्डर डालना है, जिस प्राइस पर डालना है डालिए। 9:07, 9:08 के आसपास किसी भी वक्त रेंडमली एक्सचेंज एक क्लोज वो कट ऑफ टाइम दे देता है। उसके पहले आपको ऑर्डर डालना है, कैंसिल करना है, मॉडिफाई करना है, जो करना है कर लीजिए। तो हम ये कहते हैं कि जनरली 9 से 9:06 के बीच में कर लीजिए। 9:06 के बाद कभी भी प्री ओपनिंग सेशन बंद हो सकता है। उस प्री ओपनिंग सेशन में क्या होता है, किसी भी प्राइस पर किसी भी क्वांटिटी के जितने खरीदार हैं
और जितने बेचने वाले हैं उनकी प्राइस को मैच करने की कोशिश की जाती है। एक प्राइस आती है और उस एक प्राइस पर ट्रेड होता है, सबके लिए सेम प्राइस होगी। जनरली कभी क्या होता है, रिजल्ट्स आए हैं या कोई बड़ी इवेंट हुई है जिसके दम पर शेयर बड़ा उछाल या बड़ी गिरावट नेक्स्ट डे दिखा सकता है, तो उस समय प्री ओपनिंग सेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और उसके बेसिस पर प्री ओपनिंग सेशन में ट्रेड होते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो प्री ओपनिंग सेशन में इस तरह से अपने ऑर्डर्स फीड कर सकते हैं, सिस्टम में मॉडिफाई कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। पहली बात तो 9 बजे से लेकर 9:06 के आसपास तक आप ऑर्डर डाल दीजिए। 9:07-8 के आसपास ऑर्डर्स मैच होंगे और 1 मिनट बाद आपको प्री ओपनिंग सेशन की प्राइस मिल जाएगी। अगर आपका ट्रेड हुआ होगा तो तुरंत आपको आ जाएगा, तो मार्केट खुलने के पहले आपका सौदा हो गया। बिल्कुल, ये तो हो गई प्री ओपनिंग सेशन की बात। अब आइए पोस्ट क्लोजिंग में। पोस्ट क्लोजिंग में क्या होता है, 3:30 बजे बाजार बंद होता है, 3:30 बजे आपके सामने प्राइस होती है किसी भी शेयर की या निफ्टी की, ये प्राइस पर क्लोज हुआ है। उसके कुछ सेकंड्स बाद, कुछ मिनट बाद, 1 या 1.5 मिनट होगा, आपको अलग प्राइस दिखती है। तो 3:30 बजे एग्जैक्ट जो लास्ट प्राइस है वो तो हम कहते हैं प्रोविजनल क्लोजिंग, ठीक है ना। 1-1.5-2 मिनट बाद आ जाती है फाइनल क्लोजिंग एडजस्ट होकर। और फाइनल क्लोजिंग का मतलब क्या है, 3 से 3:30 के बीच में जितने भी ट्रेड्स हुए उनकी क्वांटिटी और प्राइस को मिलाकर एक वेटेड एवरेज निकाला जाता है। ताकि ऐसा नहीं हो कि लास्ट मोमेंट में कुछ भी भाव में सौदा हो गया और वो फाइनल क्लोजिंग हो गई। नहीं, जो आधा घंटे का एवरेज प्राइस निकल कर आएगा वो फाइनल क्लोजिंग है। अब इस फाइनल क्लोजिंग पर अगर आप चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं। कैसे? 3:40 से लेकर 4 बजे तक, माफ कीजिएगा, ये 20 मिनट के लिए आपके लिए पोस्ट क्लोजिंग सेशन खुला रहता है। तो जो क्लोजिंग प्राइस आई है उस क्लोजिंग प्राइस पर अगर आपको खरीदना या बेचना कुछ भी करना है तो आप ऑर्डर डाल दीजिए। अब दोनों में एक फर्क बड़ा है, वो समझना चाहिए। प्री ओपनिंग सेशन में प्राइस लोग मिलकर तय करते हैं कि हमें किस प्राइस पर खरीदना है बेचना है। राइट। पोस्ट क्लोजिंग में एक्सचेंज तय करता है ये प्राइस है, अगर इस प्राइस पर आपको खरीदना है बेचना है तो कर लीजिए। क्यों किया जाता है? कभी कभी क्या होता है, लास्ट मोमेंट पे आप किसी वजह से अपना ट्रेड कवर करना भूल गए, आपने बेचा है, लेना रह गया, कभी कोई टेक्निकल ग्लिच आ गई, आप भूल गए, फोन नहीं लगा, कोई भी रीजन हो सकता है, या आपको लगता है नहीं मुझे कल के लिए ये ट्रेड करना है, तो आप पोस्ट क्लोजिंग में एक बार ट्राई कर सकते हैं। वो शेयर खरीद, अब वो ट्रेड होगा या नहीं ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आप खरीदना चाहते हैं तो कोई बेचने वाला भी होना चाहिए, या बेचना चाहते हैं तो कोई खरीदने वाला होना चाहिए। तो बड़ा फर्क क्या है, प्री ओपनिंग सेशन में प्राइस फिक्स नहीं है, पोस्ट क्लोजिंग में प्राइस फिक्स है, जो एक्सचेंज ने डिसाइड कर दी। आप चाहें तो उस प्राइस पर एक सौदा कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है प्री ओपनिंग और पोस्ट क्लोजिंग। कौन कर सकता है? आप में कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी फंड, बड़ा हो या छोटा, सबके लिए प्री ओपनिंग और पोस्ट क्लोजिंग सेम है, कोई फर्क नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं और पटना से रमन गुप्ता का सवाल लेते हैं और ये पूछ रहे हैं कि इक्विटी मार्केट में हेजिंग से क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो हेजिंग का मतलब क्या है, आप ये समझें। हेजिंग का मतलब है कि किसी भी संभावित खतरे से या नुकसान से अपने आप को बचाना। ओके, है ना। और खतरा क्या है इस इक्विटी मार्केट में? पैसे का नुकसान। ऑब्वियसली, अगर आपने कोई शेयर खरीदा है और वो शेयर नीचे चला गया, तो ये आपका खतरा है। या आपने कोई वायदा कारोबार में शेयर बेचा है और वो ऊपर चला जाए, तो ये खतरा है ना। तो खतरा यही है कि आपका ट्रेड जो है वो आपके विपरीत चला जाए। ट्रू, ये खतरा। इस खतरे से बचने के लिए जो आप करें वो हेजिंग। पहले बात उन लोगों की करें जो शेयर खरीदते हैं। समझिए आपने कैश मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट किया है, कोई शेयर खरीदा है, अब आपको लगता है ये शेयर तो अच्छा है, मुझे पसंद है। फर्ज करें आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर खरीदा है, आप शेयर पर बुलिश हैं लंबे समय के लिए, लेकिन आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट क्या होगा पता नहीं, अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ गई तो, ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया तो, हमारे यहाँ मानसून नहीं आया तो, ये 50 तो लगते हैं। तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको ये मालूम कंपनी तो अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, बिक्री भी ठीक है, लेकिन हमारे मार्केट की दिक्कत एक ही ना, बढ़ते तो सब साथ में बढ़ते हैं, गिरते तो सब साथ में गिरते हैं, बाजार के साथ सब चलते हैं। तो फिर क्या तरीका है? मैं शेयर तो रखना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए कविता, शेयर अगर आप हर रोज बेचेंगी खरीदेंगी इन छोटी छोटी बातों पर, तो होगा क्या? हो सकता है आपके हाथ से शेयर निकल जाए, अच्छा शेयर, और अच्छा निकले ना निकले सेकेंडरी, खरीदने बेचने की कॉस्ट होती है, वो ज्यादा होती है। तीसरा टैक्स इम्प्लीकेशन होते हैं।
बार बार आप बेचेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा, एक साल के बाद बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म लगेगा। लेकिन इस बीच इन सबको ध्यान में रखकर अगर आप एक्शन नहीं लेंगे अपने पोर्टफोलियो पर तो वो भी तो नुकसान हो सकता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए कीजिए हेजिंग। अब हेजिंग कैसे कर सकते हैं? दो तरीके से। पहला तरीका तो ये कि जो शेयर आपके पास है अगर वो उसी की उतनी मात्रा में या कम ज्यादा आपकी इच्छा पर है, चाहे तो वायदा कारोबार में अगर वो शेयर हैं, जब भी आपको लगे कि थोड़ी रिस्क हो सकती है तो वायदा कारोबार में शेयर को बेच दीजिए। अच्छा, टेम्पररी। अच्छा। हिंदुस्तान यूनिलीवर आपने समझिए आपके पास 1000 शेयर है, आपने डिलीवरी लेकर अपने पोर्टफोलियो में रखा है, उसको मत छेड़िए। ओके, वो पड़ा है है ना, वो खरीदा हुआ है, उसको रखिए, वो डिलीवरी है आप इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके। अगर आपको लगता है कि अचानक से मॉनसून ठीक नहीं हो रहा है या कुछ ऐसी बुरी खबर आ सकती है, उसके लिहाज से अगर आपको हेजिंग करनी है तो आप वायदा कारोबार में जाकर उतनी क्वांटिटी बेच दीजिए। लेकिन वायदा कारोबार में चूंकि लॉट साइज होती है तो आपके पास उतने शेयर होने चाहिए, नहीं है तो फिर दिक्कत है। तो पहला तरीका तो ये कि वो का वही शेयर आप बेच दीजिए। ओके। तो और जैसे वो इवेंट निकल जाए आप वायदा कारोबार में अपनी पोजीशन को कवर कर लीजिए, जो आपने बेचा है उसको काट लीजिए, तो आपकी रिस्क खत्म हो गई इवेंट की। दूसरा तरीका ये कि कई बार क्या होता है कि वो शेयर आपके पास है लेकिन जरूरी नहीं वो वायदा कारोबार में हो, बिल्कुल, या क्वांटिटी कम या ज्यादा हो सकती है। ज्यादा तो क्या, ज्यादा हो तो आप फिर भी कर सकते, कम है तो क्या करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि आप थोड़ी सी स्टडी करेंगे, कुछ साइट्स हैं जो आपको ये बताती है कि ये पर्टिकुलर शेयर मार्केट के मूव के साथ कैसे मूव करता है। अच्छा, इसका कोरिलेशन क्या है कि जैसे निफ्टी 1% बढ़ा तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर 1% बढ़ता है, 1% बढ़ता है या 1.25% बढ़ता है। ओके। क्योंकि जरूरी नहीं ना कि हर शेयर निफ्टी जितना बढ़ा उतना ही बढ़े। हर रोज हम देखते हैं ना कि कई शेयर निफ्टी से ज्यादा बढ़ते हैं, कई शेयर निफ्टी से ज्यादा गिरते हैं। तब आप क्या कर सकते हैं, उसका वो रेशियो निकाल सकते हैं जो इजीली मिल जाता है, बड़ी बात नहीं है। उस रेशियो के बेसिस पर जितने अमाउंट का आपने शेयर खरीदा, समझिए आपने 5 लाख रुपए के कोई ऐसे शेयर खरीदे कैश मार्केट के जो वायदा कारोबार में नहीं है, उसके सामने आप चाहें तो उसी अमाउंट का उतना निफ्टी बेच दीजिए। निफ्टी कितना बेचना है उस शेयर का रेशियो आप देख लें कि अगर निफ्टी 1% गिरता है और ये शेयर 1% गिरता है तो आपको कम निफ्टी बेचना है, राइट, है ना। और ज्यादा गिरता है तो आपको ज्यादा निफ्टी बेचना है, तो उसके रेशियो के हिसाब से आप निफ्टी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है हेजिंग करने का, पुट या कॉल खरीद लें। ओके। या और जनरली अगर आपने निवेश किया हुआ है तो पुट खरीदें। पुट खरीदने का मतलब ये कि अगर बाजार में मंदी होती है तो वो पुट ऑप्शन में आपको पैसा बनेगा जो आपके उस नुकसान की भरपाई करेगा। ये कैश मार्केट के लोगों के लिए हेजिंग हो गई। वायदा कारोबार के लोगों के लिए हेजिंग करने के तो 50 तरीके, वो हम बात करें तो पूरा एक एपिसोड निकल जाएगा। लेकिन सिंपल ये बता दूं, वायदा कारोबार में जब भी आप इंडेक्स या किसी स्टॉक के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, तेजी या मंदी की पोजीशन बनाते हैं, तो पुट और कॉल ऑप्शंस खरीद कर आप हेजिंग कर सकते हैं। ओके। तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, बड़ी चीजें, खिलाड़ियों का ही काम है। हाँ, वो मजे हुए खिलाड़ियों का काम है और लंबा काम है। तो बट वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए हेजिंग के अलग तरीके हैं। इन्वेस्टर्स के लिए ये 3 तरीके हैं हेजिंग के जिसके जरिए आप कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद लेंगे और भी सवाल, बने रहेंगे। पहला कदम में अगला सवाल अंकिता शर्मा पूछ रही हैं इंदौर से, और इनका सवाल है कि जीडीपी के आंकड़ों का शेयर बाजार पर असर क्यों दिखता है, और कई बार जीडीपी आंकड़े या अनुमान पर बाजार में उतार चढ़ाव भी दिखाई देता है, तो इसके पीछे क्या वजह है। बाजार की चाल के पीछे कई सारे वजह होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि डोमेस्टिक यूसी में ग्लोबल संकेतों का भी असर पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ये साफ तौर से जीडीपी पर सवाल पूछ रहे हैं, क्या जवाब होगा। जीडीपी क्या है? बेसिकली जीडीपी ये है कि आपका पूरा देश, आपकी इकोनॉमी कितना कमा रही है, कैसा प्रदर्शन कर रही है और उसकी क्या % पे ग्रोथ हो रही है। जैसा कि हिंदुस्तान की जीडीपी 7.5% की दर से बढ़ रही है, ठीक है। तो अब जीडीपी का मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। इकोनॉमी ग्रो करने का मतलब क्या है? अमूमन आप हम सब लोग मिलकर ग्रो करेंगे, सबकी ग्रोथ होगी। अब किसी की कम हो सकती है, किसी की ज्यादा हो सकती है, किसी की नहीं होगी, किसी की बहुत ज्यादा होगी, ये एक अलग बात हो सकती है। लेकिन ओवरऑल जो ग्रोथ है इकोनॉमी की अच्छी हो रही है, ठीक है ना। अब मुझे ये बताइए कि अगर जीडीपी की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है
तो ये अच्छी बात है, अनुमान से ज्यादा हो रही है तो अच्छी इसका बात मतलब है कि Definitely. आमतौर पर सब लोग अच्छा कर रहे हैं, हाँ। अच्छी कमाई कर रहे हैं, और खराब हो रही है या कम हो रही है तो इसका मतलब अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो और दूसरी बात ये कि जनरली एक फॉर्मूला तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक मान्यता है जो सही भी है पुराने डेटा के बेसिस पर, कि जो भी जीडीपी ग्रोथ होती है कंपनियों की कमाई उससे कहीं ज्यादा होती है। अच्छा। जो स्टॉक मार्केट में है, ओके। ज्यादातर जो बड़ी दिग्गज अच्छी कंपनियां हैं, क्योंकि अब मैं ये कहूं आपको कि समझिए कोई बैंक है, साल दर साल बैंक 25% ग्रो कर रहा है, लेकिन अगर जीडीपी की ग्रोथ बढ़ेगी तो बैंक की ग्रोथ और ज्यादा बढ़ जाएगी। या फिर समझिए कोई भेल या एलएनटी जैसी कंपनी है कि अब हम ये कहें कि जीडीपी 6%, 7% या 10% हो गई, तो नेचुरली एलएनटी या भेल जैसी कंपनियां जीडीपी के मुकाबले में ज्यादा ग्रो करेंगी। तो ऐसे में क्या होता है, जीडीपी की ग्रोथ से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि कौन से सेक्टर्स, कौन सी कंपनियां ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं, और आमतौर पर कंपनियों की कमाई जीडीपी के मुकाबले में कहीं ज्यादा, लोग तो ये मानते हैं कि लगभग 2 गुना जितनी आप मानकर चल सकते हैं, इतनी जीडीपी ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन मिलाकर देखें, उससे भी ज्यादा देखें तो उतनी कंपनियों की कमाई हो सकती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जीडीपी ग्रोथ से एक मोटा मोटा अंदाजा लगता है। राइट। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं आपसे एक सिंपल चीज, ये तो बाहर के इन्वेस्टर आके हमारे यहाँ पैसा लगाते हैं, मैं आपको ये कहूँ कविता कि आपको जाकर चेकोस्लोवाकिया में पैसा लगाना है, अब ये क्या है? हाँ, इस कंपनी, इस मार्केट को, इस देश को मैं कैसे समझूं? तो आप पैसा लगाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये देखेंगे ये कंट्री कितनी ग्रो कर रही है, तो वहां की आप जीडीपी ग्रोथ देखेंगे। राइट। फिर उस जीडीपी ग्रोथ में ये देखेंगे कि इनमें कौन से सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, फिर उन सेक्टर्स में कौन सी अच्छी कंपनियां हैं जो बेहतर प्रदर्शन कर रही है, ऐसे पैसा लगाया जाता है। विदेशी निवेशक जब किसी दूसरे देश में जाकर पैसा लगाते हैं तो वो टॉप डाउन देखते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। कुछ समझदार या बड़े शार्प इन्वेस्टर हैं वो नीचे से ऊपर भी देख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इन जनरल अगर आपको देश में विदेशी निवेश लाना है तो आप पहले बड़ी पिक्चर बताइए, जो प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं, जो ग्रोइंग सेक्टर्स हैं। हाँ, तो जीडीपी ग्रोथ अगर अच्छी है तो इस तरह से विदेशी निवेशक पहले ये देखते हैं अच्छा ये कंट्री बढ़िया ग्रो कर रही है। क्यों लोग इतना चाइना में जा रहे थे, क्यों लोग आप इतना हिंदुस्तान में आ रहे हैं, क्योंकि हमारी ग्रोथ काफी अच्छा है। तो बाजार इस खबर से क्यों नहीं खुश हो रहा? होता है, लेकिन जब मुझे पता है कि ऑलरेडी इतनी ग्रोथ आनी है, एब्सोल्युटली, मुझे पता है बाजार को, बाजार की एक ही प्रॉब्लम है, बाजार उस चीज पर रिएक्ट नहीं करता जो इसे पता है। बाजार को हमेशा सरप्राइज चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सरप्राइज हो या शॉक हो, है ना। तो जो पता है वो पता है, वो डिस्काउंट हो चुका है प्राइस। जो नहीं पता है उसकी बात कीजिए, वो चीज लाइए। देखिए बाजार, आप जीडीपी ग्रोथ हम मान रहे हैं कि 7.5 से 8% होगी, 8% का ऊपर का आंकड़ा लाइए, देखो कैसे बाजार भागता है, या 7% ले आइए कैसे गिरता है। तो जो नहीं पता है वो चीज आती है तब बाजार ज्यादा रिएक्शन देता है, लेकिन जो पता है और जो अच्छी है उस पर बाजार का रिएक्शन होता है, लेकिन धीमे धीमे और लॉन्ग टर्म में होता है। चलिए, तो यहाँ पर अंकिता के सवाल का जवाब हमने दे दिया है, लेकिन आगे बढ़ते हैं और संतोष मुखर्जी का सवाल लेते हैं, और ये पूछ रहे हैं कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या फर्क होता है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और समझना भी चाहिए जी। मनी का मतलब है पैसा और कैपिटल का मतलब है पूंजी। तो हिंदी में आप इसका अनुवाद कर लें तो काफी चीजें आपको क्लियर हो जाए। कैपिटल मार्केट यानी कि जहां पर पूंजी का लेन देन हो, और पूंजी क्या है? इक्विटी। इक्विटी शेयर कैपिटल है, राइट। तो कैपिटल मार्केट का मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज। मनी मार्केट क्या है? जहां पर पैसे का लेन देन हो, और पैसे का लेन देन जनरली कहां होता है? जहां उधार दिया या लिया जाता है। तो वो बाजार जहां पर बैंक्स आपस में उधार लेते देते हैं, कंपनियां बैंक्स को पैसा उधार देती है या लेती है, या फंड्स एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, ये ट्रांजैक्शन होते हैं जनरली फिक्स इनकम वाले, राइट। पैसा उधार लेने या देने वाले, उसको कहते हैं मनी मार्केट। तो जैसे कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है सेबी, वैसे मनी मार्केट को रेगुलेट करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक, है ना। तो मनी मार्केट का मतलब ये कि बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये तमाम जो इतने बड़े बड़े नाम मैंने बताए हैं, ये जहां ट्रेड होते हैं वो मनी मार्केट होता है। मनी मार्केट जनरली बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स,
म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, बड़ी बड़ी कंपनियों के ट्रेड करने की जगह है। कैपिटल मार्केट में हर कोई, आप हम कोई भी कर सकता है। मनी मार्केट के ट्रांजैक्शन कैपिटल मार्केट के मुकाबले में कई गुना ज्यादा साइज के होते हैं, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होते हैं, मूवमेंट कम होता है लेकिन वॉल्यूम बड़े ज्यादा होते हैं, और वो बड़े इन्वेस्टर्स ट्रेड करते हैं। तो इसलिए एक आम निवेशक के लिए मनी मार्केट की बहुत ज्यादा अहमियत नहीं होती, इन द सेंस की डायरेक्टली ट्रेड करने के लिहाज से। लेकिन हाँ, जो लोग फिक्स इनकम में पैसा लगाते हैं, डेट फंड में पैसा लगाते हैं, उनके लिए मनी मार्केट का मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट रखता है। ब्याज दरों में जो कुछ भी बदलाव होते हैं उससे मनी मार्केट पर तुरंत फर्क पड़ता है, या मनी मार्केट के मूवमेंट से ब्याज दरों का अंदाजा लगता है। तो मनी मार्केट एक फिक्स इनकम के तौर पर बड़े इन्वेस्टर्स के ट्रेड करने की वो जगह है, और कैपिटल मार्केट इक्विटी के तौर पर आम लोगों के लिए स्टॉक एक्सचेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश से अभिषेक द्विवेदी का सवाल लेते हैं। स्पेशल डिविडेंड किसे कहते हैं और ये क्यों दिया जाता है? जो स्पेशल है वो स्पेशल डिविडेंड है, जो नॉर्मल है वो नॉर्मल डिविडेंड, और एक्चुअली डेफिनेशन भी यही है जी। जनरली क्या होता है, कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी होती है। हाँ। क्योंकि हर कंपनी ये चाहती है कि हम थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रखें, पारदर्शिता रखें कि हम हर साल कितना डिविडेंड बांटेंगे, है ना। तो कंपनी, आप कई सारी बड़ी दिग्गज कंपनी हम देखेंगे ना कविता, तो उनका डिविडेंड फिक्स रहता है, इतना परसेंट साल दर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे या स्टेबल रखेंगे, राइट, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्पेशल चीज हो सकती है, कंपनी ने 10 साल पूरे किए, 15-25 साल पूरे किए, तो कंपनी चाहती है कि शेयर होल्डर्स को ज्यादा फायदा मिले, राइट। और अगर आपके पास पैसा है तो फिर आप शेयर होल्डर्स को क्यों फायदा ना पहुंचाएं। बिल्कुल। तो इसके लिए कभी कभार कंपनियां एक स्पेशल डिविडेंड देती है, और स्पेशल उसे नाम इसलिए दिया जाता है ताकि शेयर होल्डर्स को गलतफहमी ना हो कि अगले साल से भी हमें इतना ही मिलेगा। अच्छा, है ना। तो डिविडेंड पॉलिसी मेरी स्टेबल है, मतलब वंस इन अ वाइल होता है, वंस इन अ वाइल, हर रोज नहीं मिलेगा, हर साल नहीं मिलेगा। तो पहली चीज तो ये कि कोई स्पेशल ओकेजन पे, कई बार ये लोग कहते हैं कि किसी प्रमोटर की 100वीं वर्षगांठ आ रही है, या किसी कंपनी ने 50 साल पूरे कर लिए, तो एक स्पेशल डिविडेंड या बोनस आ सकता है, ये उम्मीद लगा कर रखते हैं। हाँ, क्योंकि स्पेशल दिन है तो कुछ स्पेशल मिलना चाहिए, स्पेशल साल है तो कुछ मिलना चाहिए। तो पहला तो ये हुआ, और कंपनी इसे स्पेशल इसलिए कहती है क्योंकि ये वन टाइम है। हम हर साल, हमारी डिविडेंड पॉलिसी में बदलाव नहीं हुआ है। ये मत सोचिए कि पिछले साल हम 20% तक डिविडेंड बांटते थे, अगले साल से अचानक से हम हर साल 50 बांटने लगेंगे, वैसा नहीं होगा, इसलिए इसे स्पेशल कहा जाता है। पहला रीजन तो ये। दूसरा और ज्यादा बड़ा रीजन है स्पेशल डिविडेंड का, वो ये कि अचानक से कंपनी के पास कुछ बड़ी कमाई हुई या बड़ा पैसा आया और वो कंपनी बांटने जाती है, उसे स्पेशल डिविडेंड कहते हैं। वो कब होता है, समझिए कंपनी ने अपना कोई, किसी एक कंपनी में 10 तरह के कारोबार है, कोई एक कारोबार बेच दिया, ओके, उससे बड़ा पैसा आया। अब उसका कंपनी क्या कर सकती, या तो वो दूसरे बिजनेस में पैसा लगाए कर सकती और कहीं कहीं आगे उसका इस्तेमाल करें, राइट। या कंपनी कहती है नहीं, हम इस बिजनेस से निकलना ही चाहते थे, हमारे दूसरे बिजनेस में पैसे की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, हम शेयर होल्डर को पैसा वापस दे देंगे एज ए स्पेशल डिविडेंड। तो जितना पैसा आया उसमें से पूरा, थोड़ा कम या आधा, जितना प्रोमोटर्स डिसाइड करें, कंपनी मैनेजमेंट डिसाइड करें, उसका भी कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता कि इतना ही स्पेशल डिविडेंड देना चाहिए ना, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना पैसा रखना चाहते हैं, कितना बांटना चाहते हैं। तो एक तरीका ये कि स्पेशल डिविडेंड दे दें और बांट दें। लेकिन उसके अलावा दूसरा तरीका आजकल कंपनियां ये भी पसंद करती है कि अगर बहुत पैसा है, डिविडेंड में टैक्स बहुत लगने लग गया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है, तो बायबैक कर लिया जाए। तो एक तरीका बायबैक करने का भी होता है जो ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है। लेकिन स्पेशल डिविडेंड मतलब ये हुआ कि या तो आपके लिए कोई स्पेशल ओकेजन है, कोई ऐसा खास मौका है, या फिर आपके पास बड़ा पैसा किसी वजह से आया जो एक बार ही आया है, कोई बिजनेस बेचने से, कोई एसेट बेचने से, वो आप अपने इन्वेस्टर्स में बांटते हैं, उसे स्पेशल डिविडेंड करते हैं। चलिए, इसी के साथ आज के शो को यही वाइंड अप करते हैं अनिल जी। और आपको भी कोई सवाल पूछना है तो आप हमें अपना सवाल भेज सकते हैं, लेकिन फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।